मैं जो पूरे डीमन रेल्म को डराकर रखने वाला सबसे ताकतवर ड्रैगन एम्परर था, कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखाता था। उसकी जगह मैं हर दिन एक जंग लगी छोटी सी कुदाल लेकर मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले पहाड़ पर स्पिरिचुअल हर्ब से घास फूस साफ करता था। क्योंकि उस साल जब मैं बुरी तरह घायल होकर मरने की कगार पर था, तब लिन वन क्यू ने अपनी 100 साल की कल्टीवेशन की परवाह किए बिना 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन पिल से मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से मैंने अपनी आसमान को चुनौती देने वाली डीमन ऑनरा पूरी तरह छिपा ली और एक साधारण जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले छोटे से मेडिसिन बॉय की तरह रहने लगा। मुझे लगा था कि मैं हमेशा उसके साथ रह पाऊंगा, लेकिन आज दुश्मन दरवाजे तक आ पहुंचे थे। मुझे बचाने के लिए उसने जबरदस्ती मुझे यहाँ से भेजने का फैसला किया, जबकि वह खुद उस डिवाइन क्लैन के होली सन का सामना करने जा रही थी, जो जबरदस्ती उससे शादी करने आया था। लिन वन क्यू ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम तो बस एक साधारण इंसान हो जिसके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। अगर तुम यहाँ रुके रहे तो बस बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। ये लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की थैली ले लो और पीछे वाले पहाड़ के रास्ते से निकल जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और कभी वापस मत आना। लिन वन क्यू मेडिसिन किंग वैली की टूटी हुई चट्टान के किनारे खड़ी थी। तेज हवा उसकी सफेद लंबी ड्रेस को जोर जोर से लहरा रही थी। उसके ठंडे खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, अटल फैसला। उसने तो मेरी तरफ मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। बस एक भारी सी स्पिरिट स्टोन्स की थैली मेरी बाहों में रख दी। उस थैली में सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स ही नहीं थी, उसके साथ उसका हमेशा अपने पास रखने वाला प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट भी था। उस पर अब भी उसके शरीर की हल्की गर्माहट और दवाइयों की हल्की सी खुशबू बाकी थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरी जान वैली मास्टर ने बचाई थी। वैली मास्टर जहां होगी मैं भी वहीं रहूंगा। मैंने अपनी जंग लगी छोटी सी कुदाल कसकर पकड़ी और सिर झुकाकर धीरे से कहा। मेरी आवाज इतनी शांत थी जैसे बिल्कुल रुका हुआ पानी, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इस शांति के नीचे ऐसा गुस्सा छिपा था जो पूरे महाद्वीप को हिला सकता था। लिन वन क्यू ने भर्राई आवाज में कहा, जिद मत करो, तुम एक साधारण इंसान हो। तुम क्या समझोगे? डिवाइन क्लैन का होली सन जांग वूजी बेहद ताकतवर है। उसके पीछे 9 हेवंस डिवाइन हॉल जैसी बहुत बड़ी ताकत खड़ी है। उसे चाहिए सिर्फ मेरा मायरिएड डीमन सेक्रेट बॉडी। अगर तुम यहीं रुके रहे तो सिर्फ तोप का चारा बनोगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चले जाओ। लिन वाक्यू की आवाज भर्रा गई थी। अचानक वह मुड़ी और उसने मेरे कंधे पर एक हल्का सा वार किया। उसकी नरम ताकत ने मुझे 100 मीटर दूर पहुंचा दिया। उसके बाद वह एक चमकती हुई रोशनी बनकर बिना किसी हिचकिचाहट के मेडिसिन किंग वैली के सामने वाले पहाड़ की तरफ उड़ गई। वहीं आसमान में सुनहरी डिवाइन लाइट इकट्ठी हो रही थी। डिवाइन क्लैन की शादी की बारात पहले ही पहुंच चुकी थी। मैं पीछे वाले पहाड़ के घने जंगल में खड़ा था। मैंने उस दिशा में देखा जहां वह गायब हुई थी। फिर धीरे धीरे सिर झुकाकर अपने हाथ में पकड़ी स्पिरिट स्टोन्स की थैली और हल्की रोशनी छोड़ रहे उस प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट को देखा। मैंने खुद पर हंसते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन उसी पल आसपास कई दर्जन ली तक फैले इलाके के सभी डीमन बीस्ट जमीन पर गिर पड़े। फिर डर से कांपने लगे। मैंने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, पगली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सामना डिवाइन क्लैन के होली सन से है, लेकिन मेरी नजर में जिसे लोग 9 हेवंस डिवाइन हॉल कहते हैं, वह तो बस चींटियों का एक झुंड है जिसे मैं हाथ उठाकर कभी भी मिटा सकता हूँ। मैंने आराम से अपनी छोटी कुदाल कमर पर टांग ली, स्पिरिट स्टोन्स और जेड पेंडेंट को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया। फिर धीरे धीरे सामने वाले पहाड़ की तरफ चल पड़ा। मैंने न तो हवा में उड़ान भरी और न ही अपनी डीमन पावर का जरा सा भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इन चींटियों से निपटने के लिए मुझे अपने शरीर में लगे ट्रू ड्रैगन सील को खोलने की भी जरूरत नहीं थी। उसी समय मेडिसिन किंग वैली के सामने वाले चौक में माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेडिसिन किंग वैली के सैकड़ों शिष्य, हर किसी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था और वे सभी जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके सामने सुनहरे डिवाइन आर्मर पहने 2 गार्ड खड़े थे। उनमें से हर एक के पास ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रेल्म की बेहद डरावनी कल्टीवेशन थी और उनका लीडर था डिवाइन क्लैन के होली सन का सबसे भरोसेमंद आदमी, 9 हेवंस डिवाइन हॉल का आउटर सेक्ट डीकॉन, झो कांगहाई। झो कांगहाई ने घमंड से कहा, वेल मास्टर लिन, सोच लिया आपने, होली सन की सब्र की भी एक हद होती है। होली सन की नजर तुम पर पड़ी, ये तुम्हारी 8 जन्मों की किस्मत है। इतना एहसान भी मत भूलो।
वरना तुम्हारी इस पूरी वैली में रहने वाले इन चींटियों जैसे लोगों को भी अपने साथ मरवा दोगी। जाओ चंगाई दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए घमंड से अभी अभी पहुंची लिन वनक्यू को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार और लालच भरा हुआ था। लिन वनक्यू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम चाहते हो कि मैं जांग वूजी से शादी कर लूं? तो पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। मेडिसिन किंग वैली शुरू से ही आजाद रही है। हम कभी किसी ताकतवर के आगे सिर नहीं झुकाते। लिन वनक्यू के होंठों से फिर खून की एक पतली धारा बह निकली। साफ था कि पहले हुई छोटी सी भिड़ंत में वह अंदर ही अंदर घायल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह पूरी मजबूती से सीधी खड़ी रही। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ ठंडापन और झुकने से इनकार साफ दिखाई दे रहा था। जाओ चंगाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वैली मास्टर, लगता है तुमने बात बहुत आसान समझ ली है। होली सन ने साफ कहा है, अगर आज तुमने उसकी बात नहीं मानी तो आज ही मेडिसिन किंग वैली को खून से भर दिया जाएगा और तुम्हें फिर भी वापस ले जाया जाएगा एल्केमी फर्नेस की फर्नेस मेड बनाकर। जाओ चंगाई ठंडी हंसी हंसा। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। चारों तरफ खड़े गोल्डन आर्मर गार्ड्स के शरीर से तुरंत ही जबरदस्त किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। उनकी डरावनी प्रेशर पहाड़ की तरह पूरे मेडिसिन किंग वैली पर टूट पड़ी। वैली के सभी शिष्य एक एक करके खून उगलने लगे और तभी इस बेहद गंभीर माहौल के बीच पहाड़ वाले रास्ते से एक बिल्कुल ही बेमेल आवाज सुनाई दी। मैंने बेपरवाही से कहा, यहाँ का रास्ता इतना गंदा किसने कर दिया? मैंने तो इसे कल ही साफ किया था। सभी लोगों ने एक साथ मुड़कर उस तरफ देखा। उन्होंने देखा कि मोटे सूती कपड़े पहने एक लड़का अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए आराम आराम से उनकी तरफ चला आ रहा था। उसकी कमर पर अब भी वही जंग लगी छोटी सी कुदाल लटक रही थी। उसे देखकर जितनी हंसी आए उतनी कम थी। लिन वानक्यू ने घबरा कर कहा, लिन फान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। तुम वापस क्यों आ गए? जैसे ही लिन वानक्यू ने मुझे देखा, वह पूरी तरह घबरा गई। उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना जबरदस्ती अपनी ट्रू ची चलाई। वह मेरी तरफ दौड़कर मेरे सामने खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसकी चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थीं। वह बस 2 कदम ही चल पाई थी कि उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह लगभग गिर ही पड़ी। मैंने एक झटके में कदम बढ़ाया। ऊपर से देखने में मेरी चाल धीमी लग रही थी, लेकिन असल में वह बिजली से भी तेज थी। किसी के कुछ समझने से पहले ही मैंने हाथ बढ़ाकर लिन वैंक्यू की पतली कमर को संभाल लिया। एक शिष्य घबराकर चिल्लाया, गुरुजी सावधान। मैं हल्के से मुस्कुराया और मौका देखकर चुपचाप ट्रू ड्रैगन ची की एक गर्म लहर उसके शरीर में पहुंचा दी। उसकी मदद से उसके शरीर में बिखरी हुई ट्रू ची पल भर में शांत हो गई और उसके शरीर की सारी छिपी हुई चोटें भी तुरंत ठीक हो गईं। लेकिन ये सब मैंने इतनी सफाई से किया कि किसी को भी इसका जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। लिन वानक्यू को बस इतना महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। जो मेरिडियंस अभी तक फटने जैसी तकलीफ दे रही थी, वे अचानक चमत्कार की तरह काफी आरामदायक हो गईं। जो मेरिडियंस अभी तक फटने जैसी तकलीफ दे रही थी, वे अचानक चमत्कार की तरह काफी आरामदायक हो गईं। उसे लगा कि शायद उसने जो पिल खाई थी, अब उसका असर शुरू हुआ है। इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। वह बस जल्दी से मुझे अपने से दूर धकेलना चाहती थी। लिन वानक्यू ने घबरा कर कहा, जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। जाओ चंगाई ने तिरस्कार से कहा, मैं सोच रहा था कि ये कौन है। तो यह मेडिसिन किंग वैली का पाला हुआ वह बेकार इंसान मेडिसिन बॉय है। वैली मास्टर लिन, जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो। क्या यही तुम्हारा चाहने वाला है? सच में, जाओ चंगाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कितनी बदकिस्मत जोड़ी है। लेकिन अफसोस, बेकार इंसान आखिर बेकार ही रहता है। जाओ चंगाई मुझे मजाक उड़ाते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में बेरहमी की एक चमक उभर आई। जाओ चंगाई ने आदेश दिया, कोई है, जाओ इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो और इसे पीछे वाले पहाड़ पर फेंक दो ताकि भेड़िए इसे खा जाए। इसे देखते ही आंखों में चुभन होती है। 2 गोल्डन आर्मर गार्ड्स ठंडी हंसी हंसे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रेल्म की उनकी प्रेशर समंदर की लहरों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी। उनकी नजर में मेरे जैसे एक साधारण इंसान को मारना चींटी को कुचलने से भी आसान था। लिन वनक्यू ने घबराकर चिल्लाया, लिन फान सावधान। लिन वनक्यू घबराकर चिल्लाई। वो मेरे सामने आकर मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने बस हल्के से उसे अपने पीछे खींच लिया, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर उन दोनों गोल्डन आर्मर गार्ड्स की तरफ देखा जो मेरी ओर दौड़ रहे थे। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों ने अभी अभी मेरे लगाए हुए 100 साल पुराने हेवनली स्पिरिट ग्रास को कुचल दिया है। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी।
मेरी आंखों में थोड़ी सी झुंझलाहट चमक उठी। मेरी कमर पर लटकी वह जंग लगी छोटी सी कुदाल हल्के से कांप उठी। किसी ने भी मुझे हमला करते नहीं देखा, यहां तक कि जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर की लहर नहीं उठी। लेकिन जैसे ही वे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रियलम के गोल्डन आर्मर गार्ड्स मुझसे लगभग 3 फुट की दूरी पर पहुंचे, उनके शरीर अचानक अजीब तरह से वहीं के वहीं जम गए। फिर सबकी डरी हुई नजरों के सामने उनके शरीर रेत के कणों की तरह टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखरने लगे। न कोई चीख निकली, न खून की एक बूंद गिरी। वे सीधे हवा में उड़ती राख बन गए और पल भर में हवा में पूरी तरह गायब हो गए। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। इतनी शांति थी कि गिरते हुए पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मेडिसिन किंग वैली के सभी शिष्य अपनी अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोई भ्रम हो गया है। लिन वानक्यू भी हैरानी से मुंह खोले मुझे देखती रह गई। वह काफी देर तक मुझे बस देखती ही रही। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। झाओ चंघाई ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? झाओ चंघाई का चेहरा एकदम बदल गया। वह लगातार 3 कदम पीछे हट गया। अब वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो। 2 ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रेल्म के एक्सपर्ट ऐसे ही बिना किसी आवाज के गायब हो गए। यहां तक कि उनका प्रीमोडियल स्पिरिट भी भाग नहीं पाया। ये किसी साधारण इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। झाओ चंघाई जोर से गरजा, तुमने अपनी कल्टीवेशन छिपा रखी है। आखिर तुम हो कौन? झाओ चंघाई जोर से गरजा। उसके आसपास खड़े दर्जनों गोल्डन आर्मर गार्ड्स तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन में खड़े हो गए। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अब उनके चेहरे पर पहले वाला घमंड बिल्कुल भी नहीं बचा था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तो बस जड़ी बूटियां में इकट्ठा करने वाला एक छोटा सा मेडिसिन बॉय हूं। मैंने अपने हाथों पर लगी धूल झाड़ी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ एक कदम आगे बढ़ गया। मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी घास साफ करने का काम बिगाड़ दिया है और इस बात से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। झाओ चंघाई ने गुस्से में कहा, कितना घमंडी है। मान लिया कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ताकत है तो उससे क्या हो जाएगा। आज 9 हेवंस डिवाइन हॉल के सेकंड एल्डर खुद आसमान में मौजूद हैं। अगर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम्हारी मौत तय है। झो कांगहाई बाहर से बहादुरी दिखाते हुए जोर से चिल्लाया। साथ ही उसने अपनी बाहों में से एक सुनहरी जेड स्वॉर्ड निकाली। वह उसे तोड़कर संदेश भेजना चाहता था, लेकिन उसका हाथ जोर लगाने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह जितनी भी कोशिश करता अपने शरीर को जरा सा भी हिला नहीं पा रहा था। झाओ चंघाई ने घबरा कर चिल्लाया, सेकंड एल्डर मुझे बचाइए। झाओ चांघाई पूरी ताकत से चीख उठा। उसी पल आसमान में अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान को दोनों हाथों से चीर दिया हो। उस दरार में से सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलकर सामने आ गया। उसका हर कदम पड़ते ही आसपास का स्पेस लहरों की तरह हिलने लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय दुनिया के सारे नियम भी उसी की चाल के साथ चल रहे हों। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा गुस्से से गरजा, ये इंटीग्रेशन रियलम का महान एक्सपर्ट है। आखिर कौन है जो मेरे 9 हेवंस डिवाइन हॉल के सामने इतनी हिम्मत दिखा रहा है? सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा नीचे खड़े लोगों को घूरते हुए गरजा। उसकी आवाज किसी विशाल घंटे की तरह गूंज रही थी, जिससे मेडिसिन किंग वैली का प्रोटेक्शन फॉर्मेशन भी जोर जोर से कांपने लगा। लेकिन मैंने उसकी तरफ सिर उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने बस अपनी 5 उंगलियां हल्के से मोड़ी। धड़ाम! हवा में लटका झाओ चंघाई और उसके साथ मौजूद वे दर्जनों गोल्डन आर्मर गार्ड्स एक ही पल में हवा के बीच फट गए। वे एक शानदार खून की आतिशबाजी बनकर चारों तरफ बिखर गए। उनकी एक भी सोल बाकी नहीं बची। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा गुस्से से दहाड़ा, मौत बुला रहे हो। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा गुस्से से दहाड़ उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने आने के बाद भी सामने वाला इतनी बेझिझक सबको मार देगा। ये तो सीधे सीधे 9 हेवंस डिवाइन हॉल की बेइज्जती थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया। उसके हाथ के साथ ही आसमान को ढक देने वाला एक विशाल सुनहरा हाथ प्रकट हो गया। उसके अंदर अनगिनत बिजली की ताकत भरी हुई थी और वह पूरी रफ्तार से मेरी तरफ गिर पड़ा। लिन वानक्यू ने घबरा कर चिल्लाया, लिनफान जल्दी हट जाओ। लिन वानक्यू घबरा कर चिल्लाई। वह अपने शरीर से मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और दूसरे हाथ से बस आराम से अपनी आस्तीन हिला दी। धड़ाम! वह सुनहरा विशाल हाथ
जो पूरे मेडिसिन किंग वैली को मिटा सकता था। मेरी आस्तीन से उठी हल्की सी हवा से टकराते ही ऐसे गायब हो गया जैसे तेज धूप में बर्फ पिघल जाती है। इतना ही नहीं, उस हवा की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। वह सीधे सफेद कपड़ों वाले बूढ़े के शरीर से होकर गुजर गई। सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा अविश्वास से बोला, ये कैसे संभव है? वह सिर्फ इतनी ही बात कह पाया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर ऐसे गायब हो गया मानो किसी ने उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया हो। वह हमेशा के लिए स्पेस के अंदर से लापता हो गया। यहाँ तक कि हवा में बची हुई स्पिरिचुअल पावर की आखिरी लहर भी मेरी उस एक आस्तीन के झटके से पूरी तरह मिट गई। मेडिसिन किंग वैली के अंदर और बाहर हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर इंसान पत्थर की तरह जड़ होकर खड़ा रह गया। एक इंटीग्रेशन रेल्म का महान एक्सपर्ट, 9 हेवंस डिवाइन हॉल का सेकंड एल्डर, उसे एक ऐसा साधारण मेडिसिन बॉय जो हर दिन झाड़ू लगाता और घास साफ करता था, उसने बस अपनी आस्तीन एक बार हिलाई और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर कोई यह बात बाहर जाकर बताए तो कौन उस पर यकीन करेगा? लिन वन क्यू ने हैरानी से पूछा, लिन फैन, क्या तुम सच में लिन फैन ही हो? लिन वन क्यू मुझे हैरानी से देखती रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे और यकीन न कर पाने से भरी हुई थीं। उसकी यादों में लिन फैन वही लड़का था जिसे 3 साल पहले उसने लाशों के ढेर में से निकालकर बचाया था। उस समय उसकी मेरिडियंस पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे तो सबसे साधारण सांस लेने की टेक्निक भी नहीं आती थी। उसकी इज्जत बनी रहे इसलिए लिन वन क्यू ने उसे पीछे वाले पहाड़ पर मेडिसिन बॉय बनाकर रहने दिया था। लेकिन अब जिसे उसने 3 साल तक अपनी सुरक्षा में रखा था, आज उसी तथाकथित बेकार इंसान ने ऐसी ताकत दिखाई थी जो उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था वैली मास्टर जहां होगी मैं भी वहीं रहूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों की ठंडक पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ बेशुमार नरमी बची थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे हुए बालों को धीरे से ठीक किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन कुछ मक्खियां हमेशा हमें परेशान करने चली आती हैं। मैं जाकर ये कूड़ा साफ करके आता हूँ। लिन वन क्यू ने घबराकर कहा, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लिन वन क्यू का दिल एकदम घबरा उठा। उसने बिना सोचे समझे मेरे कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। वह मेरी ताकत देखकर हैरान जरूर थी, लेकिन वह 9 हेवंस डिवाइन हॉल की असली ताकत भी अच्छी तरह जानती थी। वहां ग्रेट एस्केंशन रियलम का एंसेस्टर खुद मौजूद था और उनका गॉड रियलम से भी गहरा संबंध था। वह कोई साधारण ताकत नहीं बल्कि एक बेहद बड़ा सुपर फोर्स था। मैंने शांत स्वर में कहा, 9 हेवंस डिवाइन हॉल। मैंने हल्के से उसके हाथ पर थपकी दी और उसे चिंता न करने का इशारा किया। मैंने आगे कहा, कुछ हिसाब बराबर करना बाकी है। यहीं मेरा इंतजार करना। जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हरी सब्जी वाली खिचड़ी चाहिए। इतना कहकर मेरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आखिर में वह सुनहरी रोशनी के अनगिनत कणों में बदल गया और पूरे आसमान में गायब हो गया। इतना सब होने के बाद भी स्पेस में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। लिन वान क्यू ने अपने खाली हाथों की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू निराशा के नहीं थे, बल्कि पहली बार उसे ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसी समय 9 हेवंस डिवाइन हॉल पूरी तरह सजाया जा चुका था। हर तरफ जश्न का माहौल था। 9 हेवंस डिवाइन हॉल के अधीन आने वाले अनगिनत सेक्ट्स और फोर्सेस बधाई देने पहुंचे थे, क्योंकि आज 9 हेवंस डिवाइन हॉल के होली सन जियांग वूजी की शादी का दिन था। सुना गया था कि दुल्हन मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर है, जिसके पास मिरियड मेडिसिन सीक्रेट बॉडी है। एक बार होली सन उसे अब्सॉर्ब कर ले तो वह अपनी मौजूदा सीमा तोड़कर नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर जीनियस बन जाएगा। हॉल में मौजूद सभी लोग चापलूसी करते हुए बोले, होली सन सच में आसमान का चुना हुआ जीनियस है। आज के बाद हम सब अपनी जान देकर भी आपकी सेवा करेंगे। पूरे हॉल में चापलूसी की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। जांग वूजी सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठा था। उसने लाल रंग का शानदार विवाह का चोगा पहन रखा था। उसके चेहरे पर घमंड और जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नजर में मेडिसिन किंग वैली तो पहले से ही उसकी मुट्ठी में थी और लिन वन क्यू भी आखिरकार उसकी बाहों में होगी। वह उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने का सिर्फ एक टूल बनकर रह जाएगी। एक शिष्य घबरा कर चिल्लाया, रिपोर्ट। उसी समय एक शिष्य घबराया हुआ भागता हुआ हॉल के अंदर आया। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जांग वूजी ने भौहें सिकोड़कर कहा,
क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आज इस होली सन की शादी का दिन है? जांग वूजी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए नाखुशी से ठंडी आवाज में कहा। वह शिष्य घबरा कर बोला, रिपोर्ट, होली सन, सेकंड एल्डर और पूरी शादी की बारात के सोल टैबलेट्स अभी अभी एक साथ टूट गए हैं। मेडिसिन किंग वैली में कुछ बहुत बड़ा हो गया है। जांग वूजी हैरानी से बोला, क्या? ये सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। बधाई देने आए सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर किसी की आंखों में गहरा सदमा था। सेकंड एल्डर तो इंटीग्रेशन रियलम पीक का एक्सपर्ट था। इस दुनिया में ऐसा कोई बहुत कम था जो उसका कुछ बिगाड़ सके। फिर वह कैसे मर सकता था? और सोल टैबलेट का टूटना मतलब था उसकी बॉडी और सोल दोनों पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हैरानी से कहा, ये किसने किया? मेडिसिन किंग वैली की ताकत तो कब की खत्म हो चुकी है। क्या किसी दूसरी ताकत ने बीच में दखल दिया है? जैंग वूजी अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके शरीर से बेहद डरावनी किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। उसकी इंटीग्रेशन रेल्म अर्ली स्टेज की कल्टीवेशन पूरी तरह सामने आ गई। इतना भारी प्रेशर था कि हॉल की हवा तक जैसे जम गई। वह शिष्य कांपती आवाज में बोला, हमें नहीं पता, लेकिन सभी सोल टैबलेट्स एक ही समय पर टूटे हैं। इसका मतलब उन्हें बहुत कम समय में एक ही इंसान ने मार दिया। उन्हें संदेश भेजने का मौका तक नहीं मिला। वह शिष्य कांपती आवाज में बोला। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। जांग वूजी गुस्से से दहाड़ा, कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसने 9 हेवेंस डिवाइन हॉल के लोगों को मारा है, उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जाओ, फर्स्ट एल्डर और थर्ड एल्डर को बुलाओ। मैं खुद सेना लेकर निकलूंगा और मेडिसिन किंग वैली को खून से भर दूंगा। जांग वूजी गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हॉल के ऊपर का स्पेस अचानक जोर जोर से मुड़ने लगा। उसी समय हर किसी के कानों में एक बेहद शांत आवाज गूंजी। मैंने शांत स्वर में कहा, जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। सभी लोगों ने एक साथ सिर उठाकर ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि हॉल के ऊपर वाले स्पेस में मोटे सूती कपड़े पहने एक नौजवान दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हवा में खड़ा था। उसके शरीर से जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पीछे एक विशाल ट्रू ड्रैगन की परछाई धीरे धीरे उभर रही थी। वह इतनी विशाल थी कि मानो पूरे आसमान को ढक ले। उसे निकल रही ड्रैगन प्रेशर ने वहां मौजूद हर एक्सपर्ट की सोल तक हिला दी। कई लोगों के पैर अपने आप कांपने लगे। वे घुटनों के बल गिरने से खुद को मुश्किल से रोक पा रहे थे। जांग वूजी ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम आखिर हो कौन? जांग वूजी ने गंभीर चेहरे के साथ मुझे घूरा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर ऐसी खतरनाक मौजूदगी थी जो ऊपर से नीचे पूरी दुनिया को देखती हो। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, लिन फैन, मेडिसिन किंग वैली का घास साफ करने वाला। मैंने शांत आवाज में कहा, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल मैं सीधे हॉल के बीचों बीच पहुंच गया। मेरे पैर के व्हाइट जेड से बने फर्श पर पड़ते ही एक हल्की सी आवाज आई। उसी पल पूरी 9 हेवेंस माउंटेन जोर से कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने असली मालिक का स्वागत कर रही हो। हॉल में मौजूद एक इंटीग्रेशन रेल्म एक्सपर्ट गुस्से से चिल्लाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक मामूली मेडिसिन बॉय हमारे 9 हेवेंस डिवाइन हॉल में घुसने की हिम्मत करता है? मर जाओ। हॉल में मौजूद कई इंटीग्रेशन रेल्म के मेहमान जांग वूजी को खुश करने के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अगले ही पल वे सभी एक साथ मुझ पर हमला कर बैठे। उनकी भयानक मैजिक पावर अलग अलग डिवाइन टेक्निक्स में बदल गई और चारों तरफ से मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत शोर मचा रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस हल्के से 2 शब्द कहे। उसी पल मेरे शरीर को केंद्र बनाकर एक अदृश्य ट्रू ड्रैगन साउंड वेव चारों तरफ फैल गई। जैसे ही उन इंटीग्रेशन रेल्म एक्सपर्ट्स की डिवाइन टेक्निक्स उस साउंड वेव से टकराई, वे उसी पल पूरी तरह टूट गईं। इतना ही नहीं, उनके शरीर भी कागज की तरह बिखरने लगे और देखते ही देखते वे पूरी तरह शून्य में बदल गए। उनमें से एक भी खून की बूंद नहीं गिरी। पूरे हॉल में एक के बाद एक ठंडी सांसें लेने की आवाजें गूंज उठी। जो मेहमान अभी कुछ देर पहले मुझ पर हमला करने की सोच रहे थे, उनके चेहरे पल भर में सफेद पड़ गए। वे घबराकर लुढ़कते हुए पीछे हटने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी इसकी चपेट में ना आ जाएं। हॉल में मौजूद एक मेहमान डर के मारे बोला, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो मौत का देवता है। जांग वूजी ने गंभीर स्वर में कहा, महाशय, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, फिर एक छोटे से मेडिसिन किंग वैली के लिए हमारे 9 हेवेंस डिवाइन हॉल से दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? अगर आप अभी पीछे हट जाएं, तो हमारा 9 हेवेंस डिवाइन हॉल आपको सबसे सम्मानित मेहमान बनाएगा। कल्टीवेशन टेक्निक्स हो या पिल्स, जो चाहें आप चुन सकते हैं। जांग वूजी ने अपने दिल के डर को जबरदस्ती दबाते हुए गंभीर आवाज में कहा,
वह जानबूझकर समय खींच रहा था, क्योंकि वह पहले ही चुपके से नाइन हेवंस डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर और बंद कमरे में कल्चरेशन कर रहे एंसेस्टर को खबर भेज चुका था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुमने उस इंसान को छू लिया जिसे तुम्हें कभी छूना नहीं चाहिए था, इसलिए आज यहाँ मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मेरे चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस एक साधारण सच बता रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। मेरी हथेली के बीचों बीच सुनहरी ट्रू ड्रैगन फ्लेम की एक लौ चुपचाप जल रही थी। फर्स्ट एल्डर गुस्से से दहाड़ा, हद कर दी, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमारे नाइन हेवंस डिवाइन हॉल में कोई नहीं बचा? उसी समय एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। एक दुबला पतला बूढ़ा अचानक जियांग वूजी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से ग्रेट एस्केंशन रियलम 7th लेयर की बेहद डरावनी आभा निकल रही थी। वह नाइन हेवंस डिवाइन हॉल का फर्स्ट एल्डर था और बाहर की दुनिया में वही नाइन हेवंस डिवाइन हॉल का सबसे ताकतवर एक्सपर्ट माना जाता था। जियांग वूजी खुशी से चिल्लाया, फर्स्ट एल्डर, जल्दी इसे मार डालिए। जियांग वूजी उसे देखकर खुशी से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही फर्स्ट एल्डर की नजर मेरी हथेली में जल रही उस सुनहरी आग पर पड़ी, उसका पूरा शरीर मानो बिजली गिरने से जम गया। उसका चेहरा पल भर में पूरी तरह सफेद पड़ गया। फर्स्ट एल्डर कांपती आवाज में बोला, नाइन हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम, तुम ड्रैगन क्लैन के एम्परर हो? नहीं, तुम तो सुप्रीम ड्रैगन एम्परर हो। फर्स्ट एल्डर की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर और हैरानी थी। हजारों साल जी चुके उस बूढ़े ने एक एंशिएंट बुक में ड्रैगन एम्परर के बारे में पढ़ा था, सभी डीमन क्लैंस का शासक, जो सभी हेवनली फ्लेम्स पर राज करता है और जिसकी एक सोच से सितारे भी टूट सकते हैं। जियांग वूजी हैरानी से बोला, क्या ड्रैगन एम्परर? जियांग वूजी पूरी तरह सुन्न रह गया। हॉल में मौजूद बाकी सभी लोग भी पत्थर की तरह जमे रह गए। किसने सोचा था कि मेडिसिन किंग वैली में घास साफ करने वाला यह साधारण सा लड़का असल में वह महान सुप्रीम ड्रैगन एम्परर होगा, जिसके नाम से पूरे संसार कांपते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, बीती हुई बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं। गलती की है तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। मैंने शांत आवाज में कहा, फिर अपनी उंगली हल्के से हिलाई। मेरी हथेली में जल रही नाइन हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम पल भर में एक विशाल सुनहरे फायर ड्रैगन में बदल गई। वह जोर से दहाड़ती हुई सीधे नाइन हेवंस डिवाइन हॉल के फर्स्ट एल्डर की तरफ टूट पड़ी। फर्स्ट एल्डर निराशा से चीखा, नहीं एंसेस्टर, मुझे बचाइए। फर्स्ट एल्डर ने निराशा से भरी एक चीख निकाली। उसने अपना लाइफ बाउंड मैजिक ट्रेजर निकालकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन नाइन हेवंस ट्रू ड्रैगन फ्लेम के सामने उसकी हर कोशिश बेकार थी। सुनहरे फायर ड्रैगन ने पल भर में उसे निगल लिया। सिर्फ एक सांस लेने जितने समय में पूरे इलाके में मशहूर वह ग्रेट एस्केंशन रियलम 7th लेयर का एक्सपर्ट पूरी तरह राख बन गया। उसका एक भी निशान बाकी नहीं बचा। जियांग वूजी डर के मारे चिल्लाया, एंसेस्टर, मेरी जान बचाइए। जियांग वूजी पूरी तरह टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और पागलों की तरह एक के बाद एक जेड टैलिस्मन्स तोड़ने लगा। उसी समय हॉल की सबसे अंदर वाली जगह से एक बेहद डरावनी आभा जाग उठी। वह ग्रेट एस्केंशन रियलम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वह नाइन हेवंस डिवाइन हॉल का सालों से बंद कल्टीवेशन में बैठा 3 ट्रिब्यूलेशंस लूस इमॉर्टल एंसेस्टर था। लूस इमॉर्टल एंसेस्टर ने गहरी आवाज में कहा, दो फ्रेंड, कृपया हाथ रोक लीजिए। एक गहरी सांस के साथ सफेद बालों वाले एक बूढ़े की परछाई हॉल के ऊपर दिखाई दी। उस परछाई के शरीर से हल्की हल्की इमॉर्टल ऑनरा निकल रही थी। वह ऊपर से मुझे देखते हुए बोला। लूज इमॉर्टल एंसेस्टर ने शांत स्वर में कहा, दो फ्रेंड, आप सुप्रीम ड्रैगन एम्परर हैं, फिर हमारे जैसे जूनियर्स के साथ अपना स्तर नीचे लाने की क्या जरूरत है? आज जो कुछ हुआ उसमें हमारा नाइन हेवंस डिवाइन हॉल हार मानता है। हम मेडिसिन किंग वैली के हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। बस गॉड डोमेन की इज्जत रखते हुए मेरे उस शिष्य की जान बख्श दीजिए। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। भरपाई? क्या तुम लोग उसकी कीमत चुका सकते हो? मैंने ठंडी हंसी हंसी, फिर अपना दायां हाथ जोर से लहराया। सुनहरा फायर ड्रैगन एक बार फिर जोर से दहाड़ा और सीधे जियांग वूजी को अपनी आग में लपेट लिया। उसकी दर्द भरी चीखों के बीच वह घमंडी डिवाइन क्लैन का होली सन एक पल में पूरी तरह शून्य बन गया। हवा में तैर रही उस लूज इमॉर्टल एंसेस्टर की परछाई गुस्से से कांप उठी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना जरा सी हिचकिचाहट के उसे कोई इज्जत दिए बिना ही जियांग वूजी को मार डालूंगा। लूज इमॉर्टल एंसेस्टर गुस्से से बोला, तुमने उसे मार डाला। लूज इमॉर्टल एंसेस्टर गुस्से से दहाड़ा, गॉड डोमेन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बहुत शोर मचा रहे हो।
अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो गॉड डोमेन के लोगों को मेरे पास भेज देना, लेकिन उससे पहले इस 9 हेवंस डिवाइन हॉल के अब जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसी पल मेरे शरीर के अंदर बह रहा ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन पूरी तरह जाग उठा। मेरी कमर पर लटकी वह जंग लगी छोटी सी कुदाल एक पल में बदलकर 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो बन गई। उससे अनगिनत ड्रैगन ऑनरा निकल रही थी। मैंने उस सुनहरी कुदाल को पकड़कर नीचे मौजूद 9 हेवंस माउंटेन की तरफ हल्के से एक वार किया। गड़गड़गड़ एक ऐसी जोरदार आवाज गूंजी जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार साल पुरानी 9 हेवंस माउंटेन उस एक वॉर से बीचों बीच 2 हिस्सों में बट गई। भयानक ट्रू ड्रैगन फ्लेम चारों तरफ फैल गई और पूरे 9 हेवंस डिवाइन हॉल को राख के ढेर में बदल दिया। शादी में आए ज्यादातर मेहमान और 9 हेवंस डिवाइन हॉल के बाकी शिष्य ड्रैगन फ्लेम की लपटों में बुरी तरह मारे गए। जो कुछ बचे भी वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। यहां तक कि उस लूज इमॉर्टल एंसेस्टर की परछाई भी ड्रैगन फ्लेम में जलकर पल भर में पूरी तरह टूट गई। ये सब करने के बाद मैंने 9 ड्रैगन्स गोल्डन हो वापस समेट ली और उसे फिर से उसी जंग लगी छोटी सी कुदाल में बदलकर कमर पर टांग लिया। मैंने अपने कपड़ों पर जमी धूल झाड़ी, फिर मुड़कर आराम आराम से मेडिसिन किंग वैली की तरफ चल पड़ा। 9 हेवंस डिवाइन हॉल तो खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बता रही थी कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। वह तथाकथित इमॉर्टल रेल्म, गॉड डोमेन, शायद इससे भी बड़ी किसी साजिश की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी लिन वनक्यू का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब मैं मेडिसिन किंग वैली वापस पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। लिन वनक्यू वैली के दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे बिना किसी चोट के वापस आते देखा, उसने राहत की लंबी सांस ली और बिना कुछ सोचे सीधे दौड़कर मुझसे लिपट गई। लिन वनक्यू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक हो? सच में? ये बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी बाहों में उसकी गर्माहट महसूस की और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो, मेरे कपड़ों की एक सिलवट तक नहीं बिगड़ी। लिन वनक्यू शर्म से हल्का सा लाल हो गई। वह धीरे से मेरी बाहों से अलग हुई। फिर मेरे चेहरे पर वही बेपरवाह मुस्कान देखकर उसने नाराज होने का नाटक करते हुए मुझे घूरा। लिन वनक्यू ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, तुम्हें बस हीरो बनने का शौक है। चलो अंदर आओ, हरी सब्जियों वाली खिचड़ी तैयार है, चलो खाना खाते हैं। मैं मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे वैली के अंदर चल पड़ा। मेडिसिन किंग वैली की रात हमेशा की तरह शांत थी। चारों तरफ बस घास में छिपे कीड़ों की आवाज गूंज रही थी और रसोई से आती हल्की सी खाने की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। यही वही सादा और शांत जिंदगी थी जिसकी मैं हमेशा से तलाश कर रहा था। भले ही इस शांत जिंदगी के नीचे कितनी भी उथल पुथल छिपी हो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। रात का खाना खाने के बाद मैं अकेला पीछे वाले पहाड़ पर बनी बांस की छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठा था। मेरे हाथ में वही प्रोटेक्शन जेड पेंडेंट था। चांदनी में वह जेड पेंडेंट हल्की और नरम रोशनी बिखेर रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसके अंदर लिन वैंक्यू की सोल ओरिजिन का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद था। ये उसकी सबसे कीमती चीज थी, लेकिन उसने बिना जरा सी हिचकिचाहट के वह मुझे दे दी। मैंने धीमे से कहा, पगली। मैंने धीरे से उस जेड पेंडेंट को सहलाया। मेरे शरीर के अंदर बह रही ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन में हल्की सी हलचल हुई। मैं अच्छी तरह जानता था कि आज 9 हेवंस डिवाइन हॉल के खत्म होने के बाद गॉड डोमेन जरूर गुस्से से भर उठेगा। यहाँ तक कि मेरे पुराने दुश्मन भी मुझे ढूंढते हुए आ सकते हैं। 3 साल पहले मैंने जबरदस्ती हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना किया था। उस दौरान मेरे दुश्मनों ने मेरी सोल को लगभग पूरी तरह तोड़ दिया था। अगर लिन वनक्यू ने मुझे ना बचाया होता तो आज इस दुनिया में ड्रैगन एम्परर नाम की कोई चीज ही नहीं बचती। इस एहसान का कर्ज मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी चुकाना होगा। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक स्पेस में बहुत हल्की सी लहर उठी। वह इतनी छिपी हुई थी कि अगर मैं ड्रैगन एम्परर ना होता तो शायद उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाता। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने शांत आवाज में कहा, लगता है ये मक्खियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बाहर आ जाओ, मैंने शांत आवाज में कहा। मेरी नजर बांस के जंगल के अंदर एक अंधेरे कोने पर टिक गई। उसी समय सामने एक काला धुआं धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। कुछ ही पल बाद उस काले धुएं में से एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह एक घुटने के बल झुक गया। उसका रवैया बेहद सम्मान से भरा हुआ था। हाइयू ने सम्मान से कहा,
आपका अधीनस्थ हायू ड्रैगन एम्परर महाराज को प्रणाम करता है। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम ब्लैक ऑब्सिडियन पवेलियन के हो? मैंने उस परछाई को देखते हुए हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ब्लैक ऑब्सिडियन पवेलियन कभी ड्रैगन क्लैन की सबसे गुप्त शैडो गार्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। 3 साल पहले हुई उस लड़ाई के बाद मुझे लगा था कि वे सभी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हायू ने आदर से कहा, महाराज, आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। 3 साल पहले ड्रैगन जेड में बदलाव आने के बाद फर्स्ट प्रिंस ने गॉड डोमेन के साथ मिलकर आपको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अब वे हर जगह आपका पता लगा रहे हैं। 9 हेवंस डिवाइन हॉल के नष्ट होने की खबर गॉड डोमेन तक पहुंच चुकी है। फर्स्ट प्रिंस को बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि यह सब आपने किया है। महाराज, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए और अपनी ताकत फिर से इकट्ठी कीजिए। हायू की आवाज में साफ घबराहट थी। उसकी बातों में मेरे लिए गहरी चिंता झलक रही थी। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, लिन वुजी, मेरा वो प्यारा बड़ा भाई। मैंने ठंडी हंसी हंसी। मेरी गहरी आंखों में जानलेवा किलिंग इंटेंट चमक उठी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर उस समय उसने छिपकर मुझे झर न दिया होता और गॉड डोमेन के कई इमॉर्टल एम्परर्स के साथ मिलकर मुझ पर हमला न किया होता, तो आज मेरी सोल लगभग टूटने की हालत में कभी न पहुंचती। उस हिसाब का जवाब मैं उससे एक दिन जरूर लूंगा। अभी नहीं। मेरे शरीर में लगी सेल अभी पूरी तरह नहीं टूटी है। अभी अपने आप को सबके सामने दिखाने का समय नहीं आया। तुम वापस जाओ और बाकी भाइयों से कह दो, फिलहाल कोई भी कदम नहीं उठाएगा। जब तक मेरा आदेश न मिले, कोई भी अपनी पहचान उजागर नहीं करेगा। हायू ने घबरा कर कहा, लेकिन महाराज, गॉड डोमेन की तरफ से पहले ही 2 सेकंड ऑर्डर लूस इमॉर्टल्स और एक 3rd ऑर्डर लूस इमॉर्टल इस लोअर रियल्म की तरफ भेजे जा चुके हैं। उनका निशाना सीधे मेडिसिन किंग वैली है। आपकी सुरक्षा, मैंने बेपरवाही से कहा। लूस इमॉर्टल्स, बस इतनी सी बात। एक आएगा तो एक को मारूंगा, 2 आएंगे तो दोनों को खत्म कर दूंगा। अब जाओ। मैंने हल्के से हाथ हिलाया। मेरी आवाज में ऐसा दबदबा था मानो मैंने उन लूज इमॉर्टल्स को कभी गिना ही ना हो। हायू ने आदर से कहा, जी, आपका आदेश सिर आंखों पर। महाराज, अपना ख्याल रखिए। हायू समझ गया कि मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर हल्का सा हिला और वह फिर से उसी काले धुएं में समाकर गायब हो गया। बांस का जंगल एक बार फिर पूरी तरह शांत हो गया। मैंने आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखा और मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गॉड डोमेन के कीड़ों, जब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं यहीं मेडिसिन किंग वैली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले आधे महीने तक मेडिसिन किंग वैली में लंबे समय बाद फिर से शांति लौट आई। 9 हेवंस डिवाइन हॉल के खत्म होने की खबर पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल चुकी थी। पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड इस घटना से हिल गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर वह छिपा हुआ महान एक्सपर्ट कौन था जिसने यह सब कर दिखाया। लेकिन यह सब करने वाला असली इंसान इस समय भी वही जंग लगी छोटी सी कुदाल लेकर मेडिसिन किंग वैली के पीछे वाले पहाड़ की औषधि वाली जमीन में आराम से घास साफ कर रहा था। लिन वंक्यू ने आवाज लगाकर पूछा, लिन फैन, इस 1000 साल पुराने ब्लड जिनसेंग को कैसे निकालूं? मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। थोड़ी दूर लिन वंक्यू लाल रंग के ब्लड जिनसेंग के सामने बैठी मुंह फुलाए मुझे आवाज लगा रही थी। इस समय उसके अंदर मेडिसिन किंग वैली की वैली मास्टर वाला ठंडा और रौबदार अंदाज बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई शर्मीली जूनियर सिस्टर अपने सीनियर ब्रदर से कुछ सीख रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम गलत तरीके से ताकत लगा रही हो। पहले ट्रूची से उसकी जड़ को पूरी तरह ढक लो, फिर धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर की तरफ निकालो। ऐसे मैं उसके पास जाकर बैठ गया और हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगा। हमारे हाथ हल्के से एक दूसरे को छू गए। लिन वांक्यू का शरीर हल्का सा सख्त हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा पल भर में लाल हो गया, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि पूरे ध्यान से वही तरीका सीखने लगी। लिन वांक्यू ने उत्सुकता से पूछा, लिन फान, आखिर तुम्हारी असली ताकत कितनी है? तुम तो इंटीग्रेशन रियल्म के एक्सपर्ट्स को भी पल भर में मार देते हो। मेरी जानकारी में इस दुनिया का सबसे ताकतवर एक्सपर्ट भी ज्यादा से ज्यादा ग्रेट एस्केंशन रियल्म 7th लेयर तक ही है। लिन वांक्यू ने ब्लड जिनसेंग निकालते हुए उत्सुकता से पूछा। इन दिनों साथ रहते रहते वह मेरी ताकत की आदी तो हो गई थी, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने हल्की सी झेपी हुई मुस्कान के साथ कहा, शायद ग्रेट एस्केंशन रियल्म से बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने अपनी नाक छूते हुए हल्की सी झेपी हुई मुस्कान दी। अगर उसे पता चल जाए कि मैं कभी पूरे संसार को डराने वाला सुप्रीम ड्रैगन एम्परर था, तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा।
शायद वह डर कर मुझे मेडिसिन किंग वैली से ही बाहर निकाल दे। लिन वन क्यू ने बनावटी नाराजगी से कहा, फिर से बात घुमा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। लिन वन क्यू ने बनावटी नाराजगी से कहा। फिर वह निकाले हुए ब्लड्स इनसेन को लेकर दूसरी तरफ लगाने चली गई। मैं उसके जोश से भरे पीछे जाते हुए कदमों को देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि एक बेहद खतरनाक आभा बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। उसी समय बिना किसी को पता चले आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। हवा में बिजली की एक अजीब और डरावनी आभा फैलने लगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार गॉड डोमेन के कुत्ते आ ही गए। धड़ाम! अचानक एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई जिसने पूरे आसमान को हिला दिया। पल भर में पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। स्पेस के ऊपर 3 बेहद डरावनी परछाइयां बाहर निकलकर सामने आ गईं। वे जितना भी एक कदम आगे बढ़ाते, पूरा आसमान और धरती मानो उनका भार सह नहीं पा रहे थे। उनके चारों तरफ भयानक बिजली घूम रही थी। वह लूस इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन की बची हुई विनाशकारी ताकत थी। तीनों लूस इमॉर्टल्स में से एक ने ठंडी आवाज में कहा, मेडिसिन किंग वैली का इंसान लिन फैन, तुमने डीमंस के साथ मिलकर हमारे डिवाइन हॉल को बर्बाद किया और हमारे होली सन को मार डाला। तुम्हारा अपराध माफ करने लायक नहीं है। आज हम डिवाइन किंग के आदेश से आए हैं तुम्हारे पूरे कुनबे को खत्म करने। एक भी इंसान, यहाँ तक कि कोई जानवर भी जिंदा नहीं बचेगा। वह ठंडी और बेरहम आवाज गरजते हुए पूरे महाद्वीप में फैल गई। जिसने भी वह आवाज सुनी, उसकी सोल डर से कांप उठी। लोग अपने आप घुटनों के बल गिरने लगे और डर से कांपने लगे। तीनों लूस इमॉर्टल्स ने अपनी पूरी ताकत बिना किसी रोक टोक के छोड़ दी। उनकी सारी प्रेशर सीधे नीचे मौजूद मेडिसिन किंग वैली पर आ गिरी। लिन वांकवी ने घबरा कर कहा, लिन फैन, वे आ गए, अब हम क्या करेंगे? लिन वांकवी घबरा कर भागती हुई मेरे पास आ गई। हालांकि मेरी मदद से उसका मायरेड मेडिसिन सेक्रेट बॉडी धीरे धीरे जाग रहा था। फिर भी 3 लूज इमॉर्टल्स की प्रेशर उसके लिए अब भी बहुत ज्यादा थी। मैंने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी आंखों में बेरहम किलिंग इंटेंट चमक उठी। मैंने धीरे धीरे अपनी कमर से बंधी वह छोटी सी कुदाल खोलकर जमीन पर रख दी। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी। मेरे शरीर के अंदर बह रही ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन धीरे धीरे उबलने लगी। मैंने शांत स्वर में कहा, यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। लिन वन क्यू ने जिद करते हुए कहा, नहीं, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिन वन क्यू ने जिद करते हुए मेरे कपड़ों का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पूरा भरोसा और अटल फैसला साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात मानो, ये लोग बहुत कमजोर हैं, इनके लिए तुम्हें हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है। मैं हल्के से मुस्कुराया। अगले ही पल मेरा शरीर वहीं से गायब हो गया। जब मैं दोबारा दिखाई दिया, तब मैं उन तीनों लूस इमॉर्टल्स के ठीक सामने खड़ा था। तेज हवा मेरी साधारण सूती पोशाक को जोर जोर से लहरा रही थी। मैं अकेला 3 घमंडी लूस इमॉर्टल्स के सामने खड़ा था। ऊपर से देखने पर मेरा शरीर बहुत साधारण और अकेला लग रहा था, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड के उन सभी एक्सपर्ट्स की नजरों में मैं किसी आसमान को थामे खड़े देवता से कम नहीं लग रहा था। उन्हें अपने आप मेरे लिए सम्मान महसूस होने लगा। थर्ड ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने तिरस्कार से कहा, तो तुम ही वह इंसान लिन फैन हो? आगे खड़े थर्ड ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। उसे लगता था कि अगर मैं 9 हेवंस डिवाइन हॉल को मिटा पाया तो वह सिर्फ किसी ताकतवर एंशिएंट ट्रेजर की वजह से हुआ होगा। उसकी नजर में लूज इमॉर्टल्स के सामने बाकी सारी चीजें बेकार थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने उनसे बेकार की बातें करना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे 4 शब्द कह दिए। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर छिपी ड्रैगन एम्परर ऑनरा फूट पड़ी। मैंने उसकी पूरी ताकत नहीं छोड़ी, सिर्फ उसका 10,000वां हिस्सा ही बाहर आया। लेकिन उतनी सी प्रेशर ने भी इस दुनिया के सारे नियमों को दबाकर रख दिया। थर्ड ऑर्डर लूज इमॉर्टल ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी डिवाइन बीइंग की ऑरा है।